और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट की जांच के लिए अब एटीएस की टीम भी पहुंच रही है। वहीं पार्सल को लेकर अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, तो एटीएस करेगी दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की जांच। बड़ी खबर इस वक्त की, दरभंगा पहुंच रही है एटीएस की टीम। वैसे में पुलिस की एक टीम सिकंदराबाद भेजी गई है और जांच के लिए जीआरपी की टीम सिकंदराबाद रवाना हो गई है, जो पार्सल की बुकिंग को लेकर पूरी जानकारी जुटाएगी। इस घटना के बाद आईजी अजिताभ कुमार ने भी आज रेलवे स्टेशन पर जाकर पूरे मामले की जांच की और तमाम बिंदुओं को खंगाला है। पूरी घटना की समीक्षा के बाद आईजी ने कहा कि पुलिस, एफएसएल और अन्य एजेंसियां सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आईजी ने कहा कि आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। यहाँ एसएचओ निकल चुके हैं, वहाँ जाके पता चलिए किसने भेजा था, किसके लिए भेजा था। वहाँ से पूछताछ होगी तो फिर और हमें जानकारी मिलेगी। तो प्रिलिमिनरी लेवल में जानकारी इतनी है, जब जांच हो जाएगी उसकी और हैदराबाद से पता चलेगा तो फिर हम आगे कुछ और इसमें बता पाएंगे। नाम अभी क्लियर नहीं है, वहाँ का नाम हो सकता क्लियर हो क्योंकि यहाँ के पदाधिकारी वहाँ गए हुए हैं। नाम दिया गया था, वहाँ पहुँचकर वो अगर जो डिटेल भेजेंगे इससे हम और क्लियर हमें पिक्चर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है पूरा मामला। सस्पेक्ट बिल्कुल, हम हर चीज़ को सस्पिशन के साथ ही देखते हैं। जब तक हर एंगल से सस्पिशन नहीं रूल आउट हो जाए हम इसका जांच करते ही रहेंगे। क्या था जो लिक्विड मिला है वो माना जाए किसी विस्फोटक में मिलाने से इसका उस शीशी में भी कोई लिक्विड मिला नहीं, उस आग लग के खत्म हो चुका है। वो शीशी है, वो शीशी को कोर्ट के आदेश के साथ एफएसएल भेजा जा रहा है। और पुलिस और एफएसएल की टीम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी है। आईजी के साथ कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं रेल पुलिस जांच के लिए सिकंदराबाद रवाना हो चुकी है। पार्सल में विस्फोट का क्या है राज? पुलिस को अब तक क्यों नहीं मिला सुराग? धमाके के पीछे किसका है हाथ? कौन है मोहम्मद सुफियान? ये बिहार का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार दरभंगा जंक्शन, जहां गुरुवार को यानी 17 जून को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सिकंदराबाद टू दरभंगा स्पेशल ट्रेन 07007 दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उसके बाद सिकंदराबाद टू दरभंगा स्पेशल ट्रेन के पार्सल यान से पोर्टर ने जैसे पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लाकर जीआरपी थाना के सामने एक्सीलरेटर के पास रखा, वैसे ही एक धमाका हुआ। पार्सल पर कोई अता पता नहीं लिखा था। वहीं सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का भी कोई पता नहीं था। उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है, सभी दोषियों सभी बिंदुओं के लिए जांच। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की भी जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए गए। सवाल ये है कि ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश है? क्या सिकंदराबाद से इसकी साजिश रची गई है? इस खौफनाक साजिश के पीछे क्या मकसद है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूरे बिहार को बेचैन किए हुए हैं। पुलिस दरभंगा से लेकर सिकंदराबाद तक जांच में जुटी है। एक एक कड़ी को जोड़कर हकीकत टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि धमाके के पीछे के चेहरे और साजिश को बेनकाब किया जा सके और सच सबके सामने आ सके। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ जुड़े हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ राकेश सीएच। राकेश जी, अभी तक इस पूरे मामले में जांच किस दिशा में है, क्या फाइंडिंग्स है? नहीं, अभी तो जो भी यहाँ से बुक किया है उसको बेसिकली ये पार्सल जहाँ से भी बुक हुआ है उसको जो भी बंदा भेजा है और वहाँ से रिसीविंग बंदा दोनों एक ही है। हाँ। तो वो बंदा कहाँ का भेजते है वो उसको तहकीकात किया जा रहा है। और जहाँ तक वो विस्फोट का भी बात है वो वेरी माइनर इंसिडेंट है। सिर्फ एक थोड़ा सा फायर आया है, इट्स नॉट ए वेरी बिग ब्लास्ट एज सच। तो कि जो सीसीटीवी फुटेज है उन सभी को खंगाला जाएगा, किसने पार्सल लोड करवाया उसकी पहचान हो रही है। तो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज है क्या उसे निकाला गया है, देखा जा रहा है?
डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेज का भी देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ जो लोकल पुलिस है उससे भी हम कांटेक्ट में है, सो दैट इफ ए पर्सन इज हैदराबाद का बेस्ड है या पटना का बेस्ड है, वो देख के उसके हिसाब से उसका इंक्वायरी किया जाएगा। क्योंकि जो बंदा बुक किया है, जैसे बोला है, जो जिस बंदे ने पार्सल को बुक किया है और जो बंदा वहाँ रिसीव करने वाला था दरभंगा में, दोनों एक ही नाम पे बुक हुआ है। तो ये भी देखा जाएगा कि भाई ये बंदा ट्रेन पे गया है या यहाँ से ही है, तो उसके हिसाब से सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे लोकल पुलिस के टच में से विल डेफिनेटली फाइंड आउट द पर्सन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सीपीआरओ साउथ सेंट्रल रेलवे, इन्होंने बताया कि अभी तक टीमें लगी हुई हैं और जहां तक बात है सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाने की या फिर जानकारियां इकट्ठी करने को लेकर, तो वो सारे एविडेंस को जुटाया जा रहा है ताकि ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाए। हालांकि उस व्यक्ति की तलाश काफी तेज हो गई है जिसने ये पार्सल बुक किया। हालांकि दोनों ही नाम सेम है, यानी कि समान है। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल के दौरान जिनकी संविदा पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई, उन्हें हटाने का जैसे ही फैसला आया, ये सड़क पर उतर गए, लाठियां खाई और इस प्रदर्शन का असर यह हुआ कि बहाली निरस्त करने का आदेश वापस लिया गया। सिविल सर्जन का एक फैसला और सड़क पर संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों का संग्राम। अस्पताल में काम रोककर ये अपनी आवाज बुलंद करने सड़क पर उतरे, लेकिन ताबड़तोड़ इन पर लाठियां बरसा दी गई। अधिकार के लिए न लड़ रहे हैं हम लोग, अपने अधिकार के लिए प्रशासन को क्या त्याग कर रहे हैं? पीछे लोग बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, ऊपर से लाठी चलाया जा रहा है। जाता था 200 वैक्सीनेशन, 300 वैक्सीनेशन, कितना हो रहा है पता नहीं चलता था। शरीर को शरीर नहीं समझे और काम करते गए कि देश का सेवा होगा, देश का सेवा, उस सेवा करने का हम लोग का इतना बड़ा सिला मिला। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर, अस्पतालों में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या, संकट काल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, जिले की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, अचानक से आए इस तूफान ने मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के सामने संकट खड़ी कर दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की। अब बहाली में धांधली का मुद्दा जोर से उठा। जांच में सवाल जैसे ही सिविल सर्जन पर उठे, सिविल सर्जन ने 740 कर्मचारियों की बहाली निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। हालांकि बाद में वो आए और उनसे भी वार्ता हम लोग की हुई, उनसे भी जो कुछ हम लोगों को पूछना था उनसे हम लोगों ने पूछा और बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठे हैं, तो संविदा खत्म होने से पहले उनकी बहाली क्यों रद्द की गई। हालांकि हंगामे और लाठीचार्ज के बाद बहाली निरस्त करने का आदेश वापस ले लिया गया और अब कर्मचारी 26 जुलाई तक काम करते रहेंगे। सुधीर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार में छोटे उद्योग धंधों के बढ़ावा के लिए बिहार सरकार ने उद्योग विभाग की 2 शानदार योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया। योजनाओं के नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को नया धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए की सब्सिडी होगी, यानी कि लाभार्थियों को सिर्फ 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे, वो भी 84 किश्तों में। और इसमें भी महिलाओं को बिना ब्याज के और सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 1% के ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। सीएम नीतीश ने इस योजना के लिए उद्योग विभाग की तारीफ की। माननीय उद्योग मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत करा दी है, जो महिला उद्यमी योजना है और युवा उद्यमी योजना, और इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी सारी बातें कही गई और बहुत बातों की चर्चा आपने भी कर दी। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एलजेपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने वाले नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा।
पार्टी नेता संजय सराफ और विनोद नागर ने चुनाव आयोग को पशुपति पारस को अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी दी। गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पारस को अध्यक्ष चुना गया था, जिसकी जानकारी देने ये नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद पशुपति पारस ने एक बार फिर नाम लिए बिना सौरभ पांडे पर निशाना साधा। पार्टी में 99% वर्कर्स और पार्टी के 5 सांसद की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन एक असामाजिक तत्व जो बिहार का रहने वाला नहीं है, दल का 54 मेंबर भी नहीं है, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, वो बाहर का रहने वाला है, बनारस का रहने वाला है, जिसकी कोई अपनी राजनीतिक पहचान नहीं है, जिसकी कुछ नहीं है, वो पता नहीं पैराशूट से आके टपक गया और टपकने के बाद उसने हमारी पार्टी और परिवार दोनों में फूट डालने की कोशिश की। मैं अंदर दिल की बात कह रहा हूँ। आज चिराग पासवान ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और चिराग के साथ पार्टी के कई और नेता मौजूद थे। चिराग ने पार्टी की घटना से चुनाव आयोग को अवगत कराया और ये मांग की कि अगर कोई पार्टी या फिर अध्यक्ष पद को लेकर दावा करता है तो फैसला लेने से पहले उनकी बात जरूर सुनी जाए। चिराग ने लोकसभा में पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता का दर्जा दिए जाने की गलत बताया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात के बाद जलस्तर घटने लगा है, लेकिन कई नए इलाकों में अब भी पानी बढ़ रहा है, जिससे प्रभावित जिलों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी दर्जनों गांव और हजारों घर पानी में डूबे हैं। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश से उफान पर आई बिहार की नदियों ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। गंडक नदी से तबाह होने वाला गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक प्रभावित है। गोपालगंज के करीब आधा दर्जन प्रखंडों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। सिद्धवलिया के बंजरिया गांव में गंडक नदी में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू कराने के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ा। ये लोग नदी पार करने के दौरान नाव हादसे के बाद खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए थे। गोपालगंज में सिद्धवलिया के साथ ही सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली और बैकुंठपुर में भी तबाही की कमोबेश यही तस्वीर है, जहां सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। लोगों के सामने रहने खाने से लेकर पीने के पानी और शौचालय तक की भारी दिक्कत हो गई है। एक बुजुर्ग महिला है, वो देखिए दिखा रही हैं कि कैसे इनके घर के एक एक कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए हम आपको दिखा चाहते हैं, जो घर का जो अनाज है, अनाज जो इन ड्रम में रखा हुआ है और ये पानी जो है कई महीने तक यहाँ लगा रहेगा इस तरह से, और लोगों को इसी पानी के बीच में रहना मजबूरी है। हर साल जो है सो सरकारी योजना में नाम जाता है, लेकिन नाम काट दिया जाता है वहाँ से, और यही स्थिति है। आप लोग देख लीजिए। तो कितने दिन से पानी से घिरे हुए हैं आप लोग इस तरह से? लगभग 10-15 दिन से। गोपालगंज में तटबंधों पर लगातार बढ़ते दबाव पर नजर बनाए रखने के लिए अभियंताओं की टीम लगा दी गई है। सारण बांध और रिंग बांध पर ड्रोन कैमरे से पल पल की अपडेट ली जा रही है। तटबंधों में रेनकट, कटाव और रिसाव पर भी नजर रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण में भी गंडक और सिकरहना नदी मिलकर तांडव मचाने को लेकर बेताब है। लौरिया, मझौलिया, चनपटिया, सिकटा, मैनाटांड, बैरिया, योगापट्टी और नरकटियागंज के निचले इलाके में पानी ने कब्जा जमा लिया है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। कई घरों में चूल्हा चौका बंद हो गया है। घरों में पानी के बीच किसी तरह लोग मचान और बिस्तर पर जिंदगी काट रहे हैं और पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दर्जनों गांव में पानी घुसने के बाद हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन को मजबूर हो गए हैं। नदी पानी घेर लल बा चारों ओर से, घर में चारों ओर से पानी डूब गई बा। दूसरा गांव में से खाना आवता, ये इकले के जगह हमनी के नहीं खे। चारों से डूबल बानी से, ना कोई देखे के बा ना पूछे के बा, जे खैलो लगी कि ना खैलो लगी, कि सुतल बना कि उपासे बाड़ा लगी। आय हमनी में प्राण नहीं खे, हमके सरकार के लगे नहीं कि सरकार के धरती पर नहीं कि। चनपटिया में सिकरहना नदी से सैलाब के बीच कुछ उत्साही युवाओं ने मुसीबतों में भी मौज का रास्ता ढूंढ लिया है।
चारों तरफ से पानी से घिरे पिपरा गांव में कुछ लोग छपाछप करते वॉलीबॉल का मजा लेते दिखे। देखिए किस तरह से बच्चे जो है इस पानी के बीच में वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के समय में ये हालात है, लोग जहां घरों में घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आए मनोरंजन करने, बाहर आया थोड़ा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बाहर आए तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्या करें? आए क्या करें? बस तो पानी खेल मैदान और कहीं नहीं है ना, पूरा गांव में कोई खेल मैदान नहीं है। आप लोग खेल मैदान बनाए थे? अपना से बनाए हैं, किसी का खेत है उनसे मांग कर रहा है। बात छपरा की करें तो यहाँ भी गंडक के जल स्तर में वृद्धि से कई गांवों में पानी घुस गया है। तरैया में सारण तटबंध के पूर्वी भाग के करीब आधा दर्जन गांव तेज धार की चपेट में आ गए हैं। कई जगहों पर सड़कें कट गई है, जिससे गांव में तेजी से पानी भर रहा है। जमुई में भी क्यूल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कटाव तेज हो गया है। शहर के त्रिपुरारी घाट से कल्याणपुर घाट तक कई जगहों पर कटाव के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाढ़ का दर्द क्या होता है, छपरा से आई इस खबर को देखकर आप समझ सकते हैं कि अचानक आई बाढ़ में दूल्हा दुल्हन फंस गए। घटना तरैया के सगुनी की है, जहां गुरुवार तक सब कुछ ठीक था। बैंड बाजे के साथ दूल्हा गाड़ी से बारात लेकर शादी के लिए पहुंचा था। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन सुबह विदाई के दौरान गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा और इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई। पूरा इलाका जलमग्न हो गया और इसके बाद लड़की वालों ने नाव के सहारे दंपति को विदा किया। घटते पानी के बावजूद लोगों की परेशानी बरकरार है। अस्पतालों में पानी भरा और ऐसे में गर्भवती महिला को खाट से बाहर निकाला गया और फिर उसे इलाज के लिए ले जाया गया। 5 दिनों की बारिश ने बगहा का ये हाल कर दिया है। तस्वीरें नैनाहा गांव की हैं, जहां गांव में पानी के कारण प्राथमिक अस्पताल डूब चुके हैं। एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए किसी तरह खाट के सहारे गांव से बाहर निकाला गया। सड़कें टूटी होने की वजह से किसी तरह एक ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई और उस पर खाट को भी साथ ले जाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर खाट का सहारा लिया जा सके। अगर तबीयत खराब होती है तो फिर कैसे वो अस्पताल पहुंचना है, ये बड़ा मुश्किल है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे गांव से किसी ढंग से खटिए पे लाद के एक बीमार महिला है, जिनको ले जाना है अस्पताल, और उनको निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर ली गई और ट्रैक्टर पे बिठा करके ये पानी जो है, मुख्य सड़क जो देख रहे हैं, वो पूरी मुख्य सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई है। और इसमें किसी ढंग से यहाँ पे जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ से ले जा रहे हैं। पटना पुलिस अब हाईटेक दिखेगी। ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक बाइक मुहैया कराई गई है, जिसके जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। जवानों को सायरन और लाउडस्पीकर से लैस बाइक दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक और स्टेप। पटना की ट्रैफिक पुलिस अब इन्हीं बाइक्स के सहारे ट्रैफिक कंट्रोल करेगी और राजधानी पटना की सड़कों पर ये बाइक्स जो है वो अब दौड़ती नजर आएंगी। कई खासियत है इस बाइक्स की। इसमें देखिए आप, इसमें सायरन भी है और लाइट्स भी देख रहे हैं आप। रात में जब ये बाइक्स यहाँ पर दौड़ेगी सड़कों पर तो कितनी बेहद तस्वीर सामने आएगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्पीकर भी है इस बाइक्स में, देखिए आप, स्पीकर से अनाउंस भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डेमो जो है वो लिया जा रहा है, क्या अनाउंस किया जाएगा ये बताया जा रहा है। माइक्स की आवाज़ एक अधिकारी जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में क्या कह रहे हैं ये। वो ड्राइवर और पेलियन राइडर हेलमेट पहन कर चले हैं। इसके स्वरूप हम लोग बदले हैं। बाकी मेट्रोज में भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कलर कोडिंग कर दिया गया है, जो आम गाड़ियों से अलग दिखाई देती हैं। तो इससे कम से कम पुलिस का प्रेजेंस बढ़ेगा। और इन गाड़ियों पे हम लोगों ने बीकन लाइट भी लगाया है और पीए सिस्टम की सुविधा भी दी है कि कहीं पे भी खड़ा होकर कोई 1-2 सिपाही भी अनाउंस कर सकता है, पब्लिक को एड्रेस कर सकता है। ये गाड़ियां जो सामान्य गाड़ियां हैं उससे अलग दिखेंगी और बिल्कुल इसको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये पुलिस की गाड़ियां हैं। और आने वाले दिनों में फिलहाल इनकी संख्या भले ही 17 है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से ये बाइक्स सड़कों पर उतरेंगी, ट्रैफिक पुलिस ने जिस पर्पज से उतारा है उससे उसका जो मकसद है वो सफल होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। और जो दूसरी जो विशेषताएं हैं इन बाइक्स की, उसका फायदा कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को मिल सकेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और आगे देखिए जोहार झारखंड।